फियरलेस, जिसे चीनी में हुओ युआनजिया के रूप में भी जाना जाता है, और यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में जेट ली के फियरलेस के रूप में, रोनी यू द्वारा निर्देशित और जेट ली अभिनीत 2006 की मार्शल आर्ट फिल्म है। यह एक चीनी मार्शल कलाकार हुओ युआनजिया के जीवन पर आधारित है, जिसने अत्यधिक प्रचारित कार्यक्रमों में विदेशी लड़ाकों को चुनौती दी थी, चीन में गर्व और राष्ट्रवाद को बहाल किया था, जब पश्चिमी साम्राज्यवाद और जापानी हेरफेर किंग के अंतिम वर्षों में देश को नष्ट कर रहे थे। चीन गणराज्य के जन्म से पहले का राजवंश। ली ने एक साक्षात्कार में कहा कि यह फिल्म उनकी आखिरी वुशु मार्शल आर्ट महाकाव्य थी। यह फिल्म के टेलीविजन प्रचार और अन्य प्रचार में भी एक बिंदु था। फिल्म की शुरुआत हुओ युआनजिया से होती है, जो 3 पश्चिमी देशों से लड़ती है और हराती है, एक ब्रिटिश बॉक्सर, एक बेल्जियम का लांसर और एक स्पेनिश फेंसर। चौथा मैच शुरू होने की प्रतीक्षा करते हुए, हुओ को अपने पिता हुओ एंडी को मार्शल आर्ट सिखाते हुए याद आता है। कहानी को फिर एक विस्तारित फ्लैशबैक में बताया गया है। अपने पिता को लड़ते हुए देखकर युवा युआनजिया भाग लेना चाहता है, लेकिन उसके पिता को उसके अस्थमा की चिंता है। युआनजिया अपने पिता को झाओ के साथ एक मैच में देखता है, जिसने जब हुओ एंडी को एक घातक झटका दिया, तो उसने जवाबी कार्रवाई करके बेइज्जती से जीत हासिल की। अपने पिता की हार से अपमानित हुओ युआनजिया ने हुओ परिवार के सम्मान और गौरव को फिर से हासिल करने का संकल्प लिया। वो अपने पिता की पीठ के पीछे मार्शल आर्ट का अभ्यास करता है। जैसे जैसे समय बीतता है, हुओ युआनजिया कई विरोधियों को हरा देती है, झाओ के बेटे सहित, जिसने उसे छोटा होने पर धमकाया था, और तियानजिन में एक प्रसिद्ध मार्शल कलाकार बन गया। जैसे जैसे वह सफल होता जाता है, वो अपने दिवंगत पिता के विपरीत, जो विरोधियों पर दया करने की वकालत करता था, अपने विरोधियों के प्रति अधिक अभिमानी और लापरवाह हो जाता है और अधिक अभिमानी और निर्दयी हो जाता है। इससे हुओ के कई अनुयायी बन जाते हैं और शराब पीने और पार्टी करने पर अपने परिवार के पैसे खर्च करके खुद को आर्थिक संकट में डाल लेती है। जब किन लेई नाम का एक प्रतिद्वंद्वी मार्शल आर्ट मास्टर अपने अनुयायियों में से एक को घायल कर देता है, तो हुओ अपमानित महसूस करता है और हुओ के बचपन के दोस्त नोंग जिनसन के स्वामित्व वाले एक रेस्तरां में अपने जन्मदिन पर किन का सामना करता है। अपने दोस्त को लड़ने से रोकने में नाकाम रहने और उसके क्रूर व्यवहार से तंग आकर, जिनसन गुस्से में और दृढ़ता से हुओ के साथ अपनी दोस्ती को समाप्त कर देता है। टकराव एक लड़ाई में बदल जाता है जो किन की मौत के साथ समाप्त होता है। किन का गॉडसन बदला लेना चाहता है और हुओ की मां और बेटी को मार देता है। हुओ किन के घर जाता है, जहां किन का गॉडसन खुद को मारने से पहले हत्याओं को स्वीकार करता है। हुओ उदास हो जाता है जब उसे पता चलता है कि यह उसका अनुयायी था जिसने किन की मालकिन का अपमान किया था, जिसके कारण किन ने उसे पीटा था। अपराध बोध से त्रस्त हुओ तियानजिन से भाग जाता है और महीनों तक लक्ष्यहीन भटकता रहता है। वो लगभग एक नदी में डूब जाता है, लेकिन ग्रैनी सन और उसकी अंधी पोती यूसी द्वारा बचा लिया जाता है। वे उसे वापस अपने गांव ले आए, उनकी दयालुता से प्रेरित होकर, और वर्षों से हुओ करुणा और दया का मूल्य सीखती है। 1907 में हुओ तियानजिन लौटता है और उसमें हुए परिवर्तनों को देखता है। वो किन के परिवार से माफी मांगता है और जिनसन के साथ सुलह कर लेता है, जो अब एक व्यवसायी है। वो अमेरिकी पहलवान हरक्यूलिस ओब्रायन को चुनौती देता है। मैच से पहले हुओ अनुरोध करता है कि वो और हरक्यूलिस सम्मान और शिष्टता के साथ लड़ें। भाषा की बाधा का लाभ उठाते हुए उद्घोषक जानबूझकर हुओ के अनुरोध को "वो आपके बट को लात मारना चाहता है" का गलत अनुवाद करता है। अपने मैच के दौरान हुओ ओब्रायन को कुछ कीलों पर लगाए जाने से बचाता है और अपना आभार जीतता है। मैच का अंत ओब्रायन ने खुशी खुशी हुओ को विजेता घोषित करने के साथ किया। हुओ की प्रसिद्धि अन्य विदेशी लड़ाकों के खिलाफ लगातार मुकाबलों से फैलती है। 1909 में जिनसन से वित्त पोषण के साथ
उन्होंने शंघाई में चिन वू एथलेटिक एसोसिएशन की स्थापना की। फॉरेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों को डर है कि हुओ की जीत से चीनी लोगों में विदेशी विरोधी भावनाएं पैदा हो सकती हैं, इस प्रकार यह उनके लिए एक नुकसान बन सकता है। वे हुओ और 4 विदेशी चैंपियन के बीच एक मैच का प्रस्ताव रखते हैं। हुओ चुनौती लेता है, भले ही उसे लगातार 4 मुकाबले लड़ने होंगे। मैचों से पहले हुओ चाय के लिए जापानी चैंपियन तनाका से मिलता है और एक दोस्ती करता है, जिसमें पुरुष एक दूसरे के लिए आपसी सम्मान विकसित करते हैं। फिल्म फिर शुरुआती दृश्यों में दिखाई गई प्रतियोगिता में लौट आती है। द 14th of September 1910 को यूरोपीय चुनौती देने वालों को हराने के बाद हुओ का सामना तनाका से हुआ। पहले दौर में वे अपनी पसंद के हथियारों से लड़ते हैं। हुओ एक संजीगुन का उपयोग करती है जबकि तनाका एक कटाना का उपयोग करती है। लड़ाई की गर्मी में वे गलती से हथियारों का आदान प्रदान करते हैं। हुओ कटाना को कुशलता से संभालने में सक्षम है, जबकि तनाका अपना बचाव कर सकती है, लेकिन संजीगुन से हमला करते समय लड़खड़ा जाती है। हुओ तनाका के साथ हथियारों का आदान प्रदान करने की पेशकश करता है और पहला दौर ड्रॉ में समाप्त होता है। अगले दौर से पहले हुओ अनजाने में विदेशी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों द्वारा जहर वाली चाय पी जाती है। दूसरे दौर में निहत्थे मुकाबले में हुओ को सांस लेने में कठिनाई होती है और वह अपनी ताकत खोना शुरू कर देता है। वो गिर जाता है और आसनिक विषाक्तता के परिणामस्वरूप खून की खांसी शुरू हो जाती है। तनाका और हुओ के समर्थक मांग करते हैं कि मैच को रोक दिया जाए और स्थगित कर दिया जाए, लेकिन हुओ जारी रखना चाहता है क्योंकि वह वैसे भी मरने वाला है। हुओ तनाका से अभिभूत अभी भी उसी तकनीक का उपयोग करके तनाका की छाती पर अंतिम प्रहार करने का प्रबंधन करता है, जिसने किन को मार डाला, लेकिन जानबूझकर पीछे हट गया, उसके गिरने से ठीक पहले मुस्कुराया। तनाका को पता था कि अगर हुओ ने अधिक बल प्रयोग किया होता तो वो मर सकता था। हुओ की मृत्यु के रूप में हुओ को विजेता घोषित करता है और सम्मानपूर्वक उसे झुकता है क्योंकि वो अपने दोस्त और छात्रों की बाहों में गिर जाता है। प्रस्थान करने से पहले तनाका गुस्से में एक विरोध करने वाले जापानी राजनयिक, जिसने हुओ को जहर दिया था, को जवाब दिया कि वह तनाका में पर्याप्त राष्ट्रीय गौरव होने पर हुओ को जहर देकर मैच को ठीक करने का प्रयास करके अपने निजी लाभ का मूल्यांकन करने के लिए जापान का अपमान था। वो जापान के लिए सम्मानजनक रूप से जीत सकता था। तनाका ने राजनयिक को बड़ा झटका दिया। उपसंहार में हुओ की आत्मा एक क्षेत्र में वुशु का अभ्यास करती है जबकि यूसी उसे देखता है। हुओ उसकी ओर मुड़ती है और मुस्कुराती है, जो प्रेमी के सुलह का संकेत देती है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।